नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी रही आप सबकी दिवाली। आई होप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही। और आज से वी आर ऑल बैक टू वर्क प्रॉपरली। फेस्टिविटीज़ आर ओवर, सो ज़िंदगी अब नॉर्मल पेस में और आने लगी। तो आज एक टॉपिक सोचा मैंने। आई थॉट कि स्ट्रोक के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी ज़रूरी है। वाई? बिकॉज कि जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, विंटर्स हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग। तो विंटर्स में ज़्यादा केसेस स्ट्रोक के आते भी हैं। तो स्ट्रोक क्या होता है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, किस तरीके से हम इसकी स्कोरिंग कर सकते हैं कि फला व्यक्ति को स्ट्रोक हो सकता है या नहीं हो सकता, कितने टाइप के स्ट्रोक हैं, है ना, और क्या कॉजेज हैं। तो थोड़ा सा आज का वीडियो इन सारी बातों को दर्शाते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रोक किसको कहते हैं। नॉर्मल हिंदी के शब्द में स्ट्रोक का मतलब है अ पैरालिटिक अटैक। ठीक, एक पैरालिटिक अटैक यानी कि किसी व्यक्ति को अगर लकवा आ जाए, एक पैरालिटिक अटैक आ जाए तो वो स्ट्रोक होता है। तो अगर पैरालिटिक अटैक आ रहा है तो इसका मतलब इसका कंसर्न कहाँ पर है? इसका कंसर्न आपके ब्रेन से है। ऑब्वियसली जब आप पैरालिटिक अटैक आ रहा है तो कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होगा। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन से मतलब है कुछ ना कुछ आपके ब्रेन में प्रॉब्लम आएगी, तभी आपको स्ट्रोक आएगा। बात समझ में आई? तो ब्रेन में ऐसी क्या परेशानी आ जाती है कि जिसके चलते आपको स्ट्रोक आ सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो देखिए, अब आपका ब्रेन है, इसमें भी ब्लड सप्लाई जा रही है। ब्लड सप्लाई का मतलब खून का दौरा इसमें भी चल रहा है। तो ब्रेन में जितनी भी आर्टरीज हैं उन सब में खून पूरी तरीके से क्लीनली, साफ, स्मूथली चल रहा है। तब आपके ब्रेन को पूरी ब्लड भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, राइट। अगर कहीं पर आपके ब्रेन को उसकी ब्लड सप्लाई में रुकावट हो जाती है, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि वो एरिया जहां पर ब्रेन को खून नहीं मिला या जहां पर ऑक्सीजन नहीं मिली, वो एरिया डेड हो जाएगा। उसको कहते हैं ब्रेन सेल डैमेज या डेथ ऑफ दैट एरिया ऑफ द ब्रेन। तो कहने का मतलब ये है कि पैथोलॉजी यानी कि जो मेन कल्प्रेट है, यानी कि जो कसूरवार है, वो तो आर्टरी ही है, वो खून की धमनी है जो वो खून नहीं पहुंचा पा रही ब्रेन को। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन भी देता है आपकी ऑर्गन्स को, और ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको पूरी तरीके से ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी ऑक्सीजन हम बिल्कुल भी नहीं बंद कर सकते एट एनी कॉस्ट। तो स्ट्रोक क्या हुआ? स्ट्रोक एक क्लिनिकल सिंड्रोम हुआ कि यानी कि जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई में ब्रेकअप आ रहा है, उस टाइम पर उत्पन्न होने वाले जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो स्ट्रोक कहलाते हैं। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो गया, और इसमें कोई एक साइन सिम्टम नहीं होगा, बहुत तरीके से पेशेंट की प्रेजेंटेशन होगी। तो ये हुई बात छोटी सी और सीधे साधे शब्दों में कि स्ट्रोक किसको कहते हैं। अब आपको बताया कि मेन कल्प्रिट क्या है, ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल में क्या ऐसा हो सकता है कि जिसके चलते व्यक्ति को स्ट्रोक आ जाए? दो चीजें हो सकती हैं। एक तो नॉर्मल जैसे बता रहे हैं कि अगर ब्लड सप्लाई कट हो रही है, कहीं पर भी ब्लॉकेज आ रही है, तो वो ब्लॉकेज के कारण आपको स्ट्रोक आ सकता है। ठीक, दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो जो ब्लड, जो आर्टरी है वो फट गई। उसके फटने से क्या हुआ कि खून आपके ब्रेन की जो झिल्लियां हैं उनके बीच में जाके पड़ा हो गया। ठीक, तो
जहां पर आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज आया वो वही चीज है जैसे आपको हार्ट अटैक आता है, क्योंकि हार्ट अटैक में भी आपकी हार्ट की किसी आर्टरी में ब्लॉकेज आता है और वही सेम कारण भी है। कारण क्या हुआ, ब्लॉकेज कैसे आएगा, वही कारण है कि कोई चर्बी उस आर्टरी में जमा हो गई। ठीक, कोई चर्बी उस आर्टरी में जमा हो गई या कुछ भी चीज उस आर्टरी में जमा हो गई जिसने आगे की ब्रेन सप्लाई को रोक लिया, तो आपको स्ट्रोक आ गया। या फिर वो आर्टरी किसी भी रीजन से इतनी सूजी हुई थी कि वो फट गई, कुछ प्रेशर लगा और वो फट गई। या फिर आपको कोई ऐसी चोट लगी ब्रेन में कि जिसके चलते आर्टरी फट गई और आपका ब्रेन के जो झिल्लियां हैं उनमें जाके खून जमा हो गया। तो ये कारण होते हैं जिसके कारण से आपको स्ट्रोक आ सकता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब कहने वाली बात यह है कि 85% लोग जो हैं उनकी आर्टरी में ही किसी ना किसी तरीके की ब्लॉकेज पाई जाती है जिसके चलते उनको स्ट्रोक आए, और 15% ऐसे लोग हैं जिनकी आर्टरी फटती है और ब्रेन में कहीं ना कहीं खून जमा हो जाता है जिसके कारण से स्ट्रोक आएगा। तो यहां तक बात समझ में आई। अब क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो स्ट्रोक को करते हैं, यानी कि क्या ऐसे कॉजेज हैं। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉज है वैस्कुलर कॉज, यानी कि आर्टरी से या ब्लड वेसल से रिलेटेड क्या ऐसा कॉज है जो स्ट्रोक करवा सकता है। दूसरी चीज है आपके लाइफस्टाइल में क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके कारण आपको स्ट्रोक हो सके। तीसरी चीजें, क्या आप कोई इस तरीके की दवाइयां लेते हैं जो स्ट्रोक कर सकती हैं। चौथी चीज है, क्या आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि जब आप सोते हैं आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है और उसके कारण आपको रात को बहुत बार नींद खुल रही है, तो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। आपको पूरी ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, तो ये चौथी चीज हुई। पांचवी चीज ये है कि आपकी बॉडी का, आपके ब्लड की कोएगुलेशन की, यानी कि जब आपको कोई चोट लगती है तो आपके ब्लड में क्लॉट बन जाते हैं, उसका स्टेट क्या है। क्या आपकी बॉडी में हाइपर ज्यादा कोएगुलेबिलिटी हो रही है या हाइपो कम कोएगुलेबिलिटी हो रही है। तो इन सारी बातों को अगर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, और फला व्यक्ति में अगर ये रिस्क फैक्टर है तो वो स्ट्रोक उस व्यक्ति को हो सकता है। तो जब अगर वैस्कुलर फैक्टर में लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक लेमैन को जानना जरूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ एक नंबर नहीं है। सिर्फ कहने की मतलब ये नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर बहुत बीमारियों को आगे कॉज करने की पहली सीढ़ी है। हार्ट अटैक आने के लिए, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के लिए भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसी तरीके से स्ट्रोक भी जो होता है उसमें भी वही लोग ज्यादा, उन्हीं लोगों को होता है जिनका बीपी हाई रहता है। तो कहने की बात ये है, एक मैं और इधर इंफॉर्मेशन या एक मैसेज और देना चाहती हूँ सबको, जिनका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसको आप प्लीज हल्के में मत लीजिए। हाई ब्लड प्रेशर इज ए साइलेंट किलर। आपको नहीं पता चलेगा कि आपका बीपी हाई है। 30 या 35 साल की उम्र के बाद अपना बीपी चेक कराइए। अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो प्लीज अपने डॉक्टर से मिलिए, और अगर वो आपको कोई दवा रेकमेंड करते हैं तो आप उन दवाइयों को लेने से झिझकें नहीं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर स्ट्रोक। आपका हाई ब्लड शुगर लेवल, अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, यू आर अ कैंडिडेट टू गेट स्ट्रोक। हाइपरलिपिडीमिया, अगर आपका लिपिड प्रोफाइल सही से नहीं है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, आपका एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो यू आर अगेन अ कैंडिडेट टू डेवलप स्ट्रोक। तो अगर आपको हार्ट की कोई बीमारी है या अगर आपकी जो पल्स है उसमें कुछ परेशानी है, तो आप इन चीज़ों को प्लीज़ हल्के में मत लीजिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें आगे जाके स्ट्रोक कर सकती हैं।
दूसरी चीज हुई आपके लाइफस्टाइल। आपको अपने लाइफस्टाइल में अपने डाइट पर ध्यान रखना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान रखना है। आप स्मोक करते हैं तो प्लीज उसको बंद कीजिए, आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको कम कीजिए, और आपको किसी भी तरीके के ऐसे इलिसिट ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना। फिर आती है बात आपकी दवाइयों की। हमें वो भी हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि आप कोई एंटी हाइपरटेंसिव लेते हैं, यानी कि बीपी कम करने की दवाई लेते हैं, या अगर आपको पहले हार्ट अटैक आ चुका है तो आपको एंटी प्लेटलेट ड्रग्स पर डाला गया है, जैसे कि इकोस्प्रिन या एस्पिरिन पर डाला गया है, या आपको एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स पर डाला गया है। तो ये सारी हिस्ट्री आपके डॉक्टर को लेनी अति आवश्यक होती है, ये जानने के लिए कि आपको स्ट्रोक क्यों आया और इन सब चीजों के कारण आपको स्ट्रोक आ सकता है। तो आज हमने जाना स्ट्रोक होता क्या है, कितने टाइप का होता है, और क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कल हम इसके आगे की कहानी करेंगे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।